हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं राज एंड जैसा कि आप सब जानते होंगे कि आईबीपीएस एसओ लॉ ऑफिसर एग्जामिनेशन का कैलेंडर जो है आपका आउट हो चुका है एंड आपकी प्रीलिम्स की एग्जामिनेशन जो है वो स्केड्यूल्ड है 29 अगस्त को, राइट। ऐसे में हमारे लिए समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या चीज पढ़नी है क्या चीज नहीं पढ़नी है। बिकॉज आपका आईबीपीएस एसओ का एग्जामिनेशन जो होता है वो दो लेवल्स पे होता है। एक होता है आपका प्रीलिम्स, दूसरा होता है आपका मेंस। प्रीलिम्स आपके स्केड्यूल है 29 अगस्त को, वहीं मेंस एग्जामिनेशन आपके स्केड्यूल्ड है 1 नवंबर को, राइट। अब ऐसे में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि प्रीलिम्स की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर केवल और केवल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस एंड साथ ही साथ रीजनिंग पूछी जाती है। लॉ के कोई सब्जेक्ट्स नहीं पूछे जाते हैं। वहीं अगर आप आईबीपीएस एसओ का लॉ का सिलेबस देखोगे तो यहाँ पर आपको 38 या 38 जो है लॉ के सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, राइट। ऐसे में हमें बहुत केयरफुली सिलेक्ट करना है कि हम पढ़ाई कैसे करें, राइट। तो इन सब चीज के लिए एलएसी तो आपके साथ है ही, राइट। हम लॉन्च कर रहे हैं अपनी चैंपियन सीरीज जहां पर हम स्पेसिफिकली डील करने वाले हैं आईबीपीएस एसओ की प्रिपरेशन कैसे करें, क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, इन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं, राइट। सो कीप वॉचिंग अस, स्टे ट्यून्ड विद दैट, राइट। तो अभी जो है हम जो चैंपियन सीरीज के अंदर आज डील करने वाले हैं वो करने वाले हैं हम प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, राइट। अगर आप प्रीलिम्स की एग्जामिनेशन को देखोगे तो यहाँ पर इंग्लिश पूछा जाता है, जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है, रीजनिंग पूछा जाता है, राइट। तो अगर हम स्पेसिफिकली बात करें जनरल अवेयरनेस की, तो जनरल अवेयरनेस में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपके यहाँ पर क्वेश्चंस बनते हैं लीगल अफेयर्स से, करंट अफेयर्स से, लीगल करंट अफेयर्स से एंड बैंकिंग करंट अफेयर्स से, राइट। एंड क्योंकि आपका टॉपिक क्या है, जनरल अवेयरनेस है, यानी आपको जनरली सर्टेन टर्म से अवेयर होना चाहिए, राइट। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि आईबीपीएस का जो एग्जामिनेशन है वो एक बैंकिंग सेक्टर एग्जामिनेशन है। इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि आपको बैंकिंग टर्म्स के बारे में भी, बैंकिंग के बेसिक्स के बारे में भी वेल अवेयर होना चाहिए, राइट। तो इसी के लिए हम लॉन्च कर रहे हैं अपनी सीरीज जहां पर हम डिस्कस करेंगे 100 इंपॉर्टेंट बैंकिंग टर्म्स जो आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है इफ यू वांट टू क्रैक आईबीपीएस एसओ प्रीलिम्स, राइट। तो हम इस पार्ट को जो है, इस सीरीज को जो है 5 डिफरेंट पार्ट्स में कवर करेंगे, जहां पर हम यूजुअली एक वीडियो में 20-20 जो है टर्म्स कवर करेंगे, राइट। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स को जानना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले। ओके, तो देखिए सबसे पहला टर्म जो हम डील कर रहे हैं वो क्या है, आपका अकाउंट, ठीक है। अब अकाउंट क्या होता है, बैंक सब जाते हैं, सबको पता है क्या होता है। मैंने आज इस बैंक में अकाउंट खुलवाया, मेरा अकाउंट जो है इस बैंक में है, ठीक है। तो अकाउंट एग्जैक्टली होता क्या है, अकाउंट ना बेसिकली एक रिकॉर्ड होता है, एक फॉर्मल रिकॉर्ड होता है जो बैंक मेंटेन करता है, ये देखने के लिए, ये समझने के लिए, ये रिकॉर्ड रखने के लिए कि किससे डिपॉजिट्स आ रहे हैं, पैसे कहां जा रहे हैं, किसको पैसे दिए जा रहे हैं, किन से पैसे लिए जा रहे हैं, राइट। तो इसको लिए जो स्ट्रीमलाइन करने के लिए बैंक जो रिकॉर्ड मेंटेन करता है किसी भी कस्टमर का, उसे हम क्या कहते हैं, अकाउंट कहते हैं, ठीक है। अ फॉर्मल रिकॉर्ड मेंटेन्ड बाय अ बैंक टू ट्रैक डिपॉजिट्स, विथड्रॉल, ट्रांसफर एंड अदर ट्रांजैक्शंस ऑफ कस्टमर, ठीक है। ये क्या होता है, हमारा अकाउंट होता है, राइट। अब अकाउंट के ना 4 मेजर टाइप्स होते हैं, एक आपका सेविंग्स अकाउंट, एक करंट अकाउंट, एक फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट और एक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। तो ये 4 मेन टाइप के आपके अकाउंट्स होते हैं जो कि कस्टमर एक बैंक के साथ मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। Moving forward, you have amortization, right? पहली बार वर्ड सुना होगा amortization, it's like huge word, okay? तो amortization exactly होता क्या है? amortization है बेसिकली एक प्रोसेस रहती है, ठीक है। अगर आप लोन लेते हो किसी भी बैंक से, ठीक है, तो आप क्या करते हो, धीरे धीरे उसको पैसा वापस करते हो, राइट। अब ये जो पैसा वापस करते हो, कभी कभी आप सिर्फ इंटरेस्ट वापस करते हो, कभी कभी आप प्रिंसिपल अमाउंट के साथ इंटरेस्ट दोनों को वापस करने का काम करते हो, ठीक है। तो जब आप ग्रेजुअल रिपेमेंट करते हो किसी लोन का, और वो ग्रेजुअल रिपेमेंट ऐसा होता है कि आप उसमें प्रिंसिपल अमाउंट भी पे कर रहे हो, इंटरेस्ट भी पे कर रहे हो, तो वो क्या होता है, आपका प्रोसेस अमोर्टाइजेशन होता है, ठीक है। द ग्रेजुअल रिपेमेंट ऑफ अ लोन थ्रू पीरियोडिक इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। आप लोन को ग्रेजुअली रीपे कर रहे हो थोड़ी थोड़ी इंस्टॉलमेंट्स में, ठीक है, जहां पर आपकी प्रिंसिपल भी है और आपका इंटरेस्ट भी पे ऑफ हो रहा है, तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, एमोर्टाइजेशन। एग्जाम्पल के लिए देख लो, रवि's home loan is amortized over 20 years, so each EMI reduces a part of principal, ठीक है। रवि ने एक होम लोन लिया था ओवर 20 इयर्स, उसका जो है लोन क्या था, एमोर्टाइज हो गया। इसका मतलब क्या है, 20 साल के दौरान रवि ने क्या किया, थोड़ा थोड़ा इंस्टॉलमेंट्स में जो है प्रिंसिपल भी पे ऑफ करता गया, इंटरेस्ट भी पे ऑफ करता गया, तो ये प्रोसेस क्या हो जाती है, आपकी एमोर्टाइजेशन, ठीक है। देन मूविंग फॉरवर्ड यू हैव एपीआर, ठीक है। एपीआर का फुल फॉर्म याद रख लो, दैट इज एनुअल परसेंटेज रेट, ठीक है। अब एपीआर ना एक पैमाना है, एक तरीका है जिससे आप नापते हो दो अलग अलग पर्सन की बोरोइंग्स को, ठीक है। तो अब यूजुअली अगर कोई पर्सन बैंक से पैसे ले रहा है तो क्या उसमें मैटर करेगा क्यों कितना पैसे ले रहे हैं, राइट।
बट इसके अलावा भी जो एपीआर है ना वो अलग अलग चीजों को कंसिडरेशन में लेता है, अलग अलग फैक्टर्स को कंसिडरेशन में मिलता है, ठीक है। जैसे कि सर्टन चार्जेस, इंटरेस्ट के अलावा अगर कोई और चार्ज लग रहा है लोन के ऊपर तो इसको भी कंसिडर करेगा, ठीक है। तो एपीआर क्या है, कुछ नहीं है, बस एक पैमाना है जिससे आप अलग अलग तरीके की बोरोइंग्स को नापते हो, ठीक है। द ईयरली कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, ठीक है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड सर्टेन चेंजेस शोन एज अ परसेंटेज, ठीक है। तो जो भी आपकी बोरोइंग की कॉस्ट है उसको नापते हो आप, उसको क्या कहते हो, परसेंटेज फॉर्म में एनुअल परसेंटेज रेट या एपीआर कहते हो, ठीक है। चलो मूविंग फॉरवर्ड, देन यू हैव बैड डेट या एनपीए, ठीक है। बैड डेट या एनपीए, देखो एनपीए क्या होता है, एनपीए का फुल फॉर्म होता है आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ओके। अब आप एसेट बेसिकली क्या होता है, कंपनी की स्ट्रॉन्ग होल्ड होती है, कंपनी के लिए यूजफुल चीजें होती हैं, ठीक है। तो अगर आप बैंकिंग की बात करें, बैंकिंग की अगर आप बात करोगे तो बैंक को पैसे कहां से मिलते हैं, बैंक के लिए क्या चीजें फायदेमंद होती हैं, बैंक जो बोरोइंग देता है, जो बेसिकली लेंडिंग देता है जो दूसरे पर्सन को, उसमें इंटरेस्ट चार्ज करता है और खुद कमाता है, राइट। तो बैंक के लिए जो लोन्स हो गई, ये जो लेंडिंग हो गई, क्या हो जाती है आपकी, एसेट हो जाती है, राइट। जब इन्हीं लोन से, इन्हीं पैसों से बैंक को पैसे आने बंद हो जाते हैं, इंटरेस्ट आने बंद हो जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है, वो जो लोन था बैंक का एसेट तो हुआ करता था, लेकिन अब उसमें कोई परफॉर्मेंस नहीं हो रही है, राइट। तो इसी के हम कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है। लेकिन एक टाइम लिमिट है, राइट। अगर मान लो कोई भी लोन जो बैंक ने दे के रखा हुआ है, ठीक है, अब उसमें 90 दिन से ज्यादा हो गए हैं, ना तो कोई पैसे आ रहे हैं, ना तो इंटरेस्ट आ रहा है, ना तो प्रिंसिपल आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा लोन या ऐसी लेंडिंग जो होगी ना, उसको हम क्या कहेंगे, एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है। अ लोन बिकम्स एनपीए, एक लोन जो है वो एनपीए कब बनता है, जब इंटरेस्ट या प्रिंसिपल जो है वो रिमेन हो जाता है, ओवर ड्यू हो जाता है 90 दिन से ऊपर, ठीक है। किसी भी जो है व्यक्ति ने, बैंक ने किसी दूसरे व्यक्ति को पैसा दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे 90 दिन हो चुके हैं, 90 दिन से ऊपर हो चुके हैं, सामने वाले व्यक्ति जो बोरोवर था वो ना तो इंटरेस्ट पे कर रहा है, ना तो प्रिंसिपल पे कर रहा है, उसने पे करना ही बंद कर दिया है। तो वो लोन क्या हो जाएगा हमारा, बैड डेट हो जाएगा या नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाएगा, ठीक है। देन यू हैव बैंक रेट, ओके। अब देखो अगर आप कमर्शियल बैंक्स की बात करोगे ना, तो इनको पैसे कहां से मिलते हैं, कस्टमर्स अपने पास पैसे रखवाते हैं तो इनको पैसे मिलते हैं, राइट। इसके अलावा इनको पैसे और कहां से मिलते हैं, ये जो है अपने कंट्री के सेंट्रल बैंक से पैसे लेते हैं, राइट। अब सेंट्रल बैंक जो है अगर इन कमर्शियल बैंक्स को पैसे दे रहा है, ठीक है, तो उसमें भी वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा, राइट। तो यही चीज आपकी बैंक रेट होती है। एक कंट्री का सेंट्रल बैंक जब कमर्शियल बैंक्स को पैसे देता है तो उस पर जितना इंटरेस्ट चार्ज करता है उसे हम क्या कहते हैं, बैंक रेट कहते हैं, ठीक है। तो इंडिया के केस में अगर आरबीआई जो है वो कमर्शियल बैंक्स को पैसे दे रहा है, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा इस पैसे देने में, उसको क्या कहेंगे, बैंक रेट कहेंगे या रेपो रेट कहेंगे, ओके। तो बैंक रेट क्या है, द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक लेंड्स टू द कमर्शियल बैंक फॉर अ लॉन्गर टर्म, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहते हैं बैंक रेट, ओके। चल इसके बाद फिर बैलेंस शीट, ठीक है। कॉमर्स वाले लोग के लिए बहुत इजी है बैलेंस शीट डिटरमाइन करना, जो भी अगर आप बीकॉम एलएलबी में रहे होंगे, ठीक है। तो बैलेंस शीट एग्जैक्टली क्या होती है, बैलेंस शीट ना एक स्टेटमेंट होता है जो किसी भी कंपनी का, बिजनेस का या बैंक का एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को शो ऑफ करता है, राइट। तो यू गेट अ क्लियर पिक्चर लुकिंग एट अ बैंक बैलेंस शीट की भाई ये जो कंपनी है उसके एसेट्स कितने हैं, लाइबिलिटीज कितनी है, कितनी ये स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, कितनी बुरी पोजीशन में है, ठीक है। तो बैलेंस शीट क्या है, एक स्टेटमेंट है जो किसी भी बैंक या बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है, ठीक है। उसके एसेट्स कितने हैं, उसके लाइबिलिटीज कितनी है, उसका कैपिटल कितना है, ये सब शो करता है, ठीक है। उस डेटाबेस को, उस स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, बैलेंस शीट कहते हैं, ठीक है। देन आपका आता है बिल ऑफ एक्सचेंज, ओके। अब बिल ऑफ एक्सचेंज एग्जैक्टली क्या होता है, देखो अगर आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट थोड़ा सा भी याद हो ना, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या कहता है, वो बेसिकली बात करता है कि तीन टाइप के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एग्जिस्ट करते हैं, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एज वेल एज चेक, ओके। आउट ऑफ देम बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, बेसिकली बिल ऑफ एक्सचेंज एक बनाने वाला पर्सन ऑर्डर करता है किसी दूसरे पर्सन को कि किसी तीसरे पर्सन को पेमेंट करे, ठीक है। तो अब जो है एलिमेंट्स, जो एसेंशियल एलिमेंट्स है वो तो आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर ही देखने मिलेंगे, सेक्शन 5 के अंदर पे, ठीक है। लेकिन मैं बेसिक्स आपको बता देता हूं, ठीक है। जब एक पर्सन इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ करता है और उस पे वो ऑर्डर करता है किसी दूसरे पर्सन को कि दूसरा पर्सन तीसरे पर्सन को जो है पेमेंट प्रोवाइड करे, ठीक है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। जैसे मैं यहां पर एक इंस्ट्रूमेंट बनाता हूं, इंस्ट्रूमेंट में यहां पे लिखता हूं आई ये ऑर्डर शुभ्रा टू पे 5,000 रुपीज टू हर्ष ऑन डिमांड, राइट। अब ये चीज, ये इंस्ट्रूमेंट क्या है, मैं हर्ष को दे देता हूं, राइट। अब इसको हर्ष यूज कब कर सकता है, किससे पैसे वसूल कर सकता है, मुझसे नहीं, शुभ्रा से कर सकता है, ठीक है। हर्ष जाएगा इस इंस्ट्रूमेंट को शुभ्रा को देगा एंड शुभ्रा लीगली बाउंडेड होगी 5,000 रुपीज हर्ष को देने के लिए। बनाया किसने, मैंने।
पैसे किसे देने पड़ रहे हैं? शुभ्रा को। क्यों? क्योंकि शुभ्रा को मैंने ऑर्डर किया है और पैसे मिल किसको रहे हैं? हर्ष को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट मैंने ड्रॉ किया उसे क्या कहते हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज। बनाने वाला क्या हो जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है आपके लिए। बनाने वाला क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट को जिसने क्यूरेट किया बनाया उसको कौन हो जाता है? ड्रॉर हो जाता है। जिसको ऑर्डर दिया जाता है वो ड्रॉ भी होता है, एंड जिसको पैसे मिलते हैं वो हो जाता है आपका पेई। ओके, तो ये टर्म्स भी याद रख लेना। ठीक है, अब अगर आप चेक की बात करोगे ना, तो चेक भी एक टाइप का बिल ऑफ एक्सचेंज ही है। ठीक है, चेक में मैंने क्या किया? चेक बुक लिया। चेक बुक जो है वो एसबीआई की है, मैंने यहां पर लिख के दे दिया कि 5000 रुपीज टू हर्ष। इसका मतलब क्या है? मैं एसबीआई बैंक को ऑर्डर दे रहा हूं कि हर्ष को पेमेंट करो। ओके, तो ये क्या हो जाता है? चेक हो जाता है। ठीक है, जब मैं एक इंस्ट्रूमेंट बनाता हूं और किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को ऑर्डर देता हूं कि किसी दूसरे व्यक्ति को पैसे दो, जैसे मैंने शुभ्रा को ऑर्डर दिया कि 5000 रुपए हर्ष को दो, ये क्या होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज। लेकिन जब मैं ये ऑर्डर किसी एक पर्टिकुलर बैंक को देता हूं, वो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या हो जाता है? मेरा चेक हो जाता है। राइट, तो चेक इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, चेक अगर मैंने हर्ष के फेवर में काटा है तो इसका मतलब क्या है? मैं बैंक को ऑर्डर दे रहा हूं कि बैंक जो है हर्ष को 5000 रुपए प्रोवाइड करे। ठीक है, तो ये क्या होता है? आपका बिल ऑफ एक्सचेंज। अ रिटन ऑर्डर डायरेक्टिंग वन पार्टी। ठीक है, एक रिटन ऑर्डर जो मैंने लिखा था डायरेक्टिंग वन पार्टी, यानी कि मैं यहां पर शुभ्रा को डायरेक्ट कर रहा था टू पे अ फिक्स सम टू अनदर पार्टी ऑन डिमांड और ऑन फ्यूचर डेट। राइट, मैंने शुभ्रा को ऑर्डर दिया था कि एक सर्टन व्यक्ति जैसे कि हर्ष को पे करो, चाहे डिमांड पे करो चाहे एक सर्टन टाइम लिमिट की बात करो। ठीक है, तो ये इंस्ट्रूमेंट हमारा क्या हो जाता है? बिल ऑफ एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, देन मूविंग फॉरवर्ड यू हैव ब्रिज लोन। ठीक है, अब ब्रिज लोन एग्जैक्टली क्या होते हैं? ब्रिज लोन ना एक शॉर्ट टर्म लोन होते हैं जो कि एक बैंक प्रोवाइड कर देता है जस्ट बिकॉज वो उस पर्टिकुलर टाइम पे एक हायर लोन जो है प्रोवाइड नहीं कर पाता है। राइट, सो फॉर एग्जांपल मेरे सामने, मैं एक बैंक हूं, मेरे सामने कोई कंपनी आती है, दे नीडेड 7000 करोड़ रुपीस। ठीक है, अब मेरे पास इतने पैसे तो है नहीं कि मैं 7000 करोड़ रुपीस दे सकूं। ठीक है, फ्यूचर में मैं जुगाड़ कर सकता हूं। ठीक है, 7000 करोड़ रुपए अभी मेरे पास नहीं है, तो मैं क्या करता हूं? मैं सामने वाली कंपनी को एक ऑफर देता हूं कि भाई मैं अभी आपको 2000 करोड़ रुपए दे देता हूं। ठीक है, इन फ्यूचर में जल्द ही आपको बचे हुए 5000 करोड़ रुपए दे दूंगा। ठीक है, तो ये जो चीज है ना कि आप एक जो है परमानेंट लॉन्ग टर्म लोन नहीं दे पा रहे थे, तो उसकी जगह पे आपने क्या किया? एक शॉर्ट टर्म लोन दे दिया। ये लोन जो होता है आपका ब्रिज लोन होता है। ठीक है, क्यों? इससे दोनों की नीड सेटिस्फाइड हो जा रही है। सामने वाले व्यक्ति को 7000 करोड़ चाहिए था, हमारे पास नहीं था, तो हमने बोला कि भाई आप एक छोटा लोन ले दो, इवेंचुअली हम आपको आपका पूरा लोन दे देंगे। ठीक है, तो उनकी नीड्स भी सेटिस्फाइड है, हमारी नीड्स भी सेटिस्फाइड है, तो ऐसे लोन को आप क्या कहोगे? आप कहोगे ब्रिज लोन। ठीक है, ब्रिज लोन क्या होता है? एक शॉर्ट टर्म लोन होता है जो कि परमानेंट फाइनेंसिंग के पहले आप जो है दे देते हो। ठीक है, तो उसको लोन को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं ब्रिज लोन। ठीक है, देन मूविंग फॉरवर्ड यू हैव कार। ठीक है, कार बेसिकली आपका होता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। ठीक है, अगेन ये एक पैमाना है, फुल फॉर्म याद रख लेना। ठीक है, ये एक पैमाना है, मेजरमेंट तरीका है जहां पर जो है आप एक बैंक के कैपिटल को उसके रिस्क वेटेड एसेट्स के कंपैरिजन में देखते हो। ठीक है, तो जो आप जो रेशियो अचीव करोगे, ठीक है, किस किस चीज को कंपेयर करेंगे? बैंक के कैपिटल को एंड बैंक के रिस्क वेटेड एसेट्स को। तो जो रेशियो आपको मिलेगा वो आपका क्या होता है? कार होता है या कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होता है। ठीक है, अब देखो बैंक का कैपिटल क्या है? बैंक का कैपिटल मान लो यहाँ पर 100 करोड़ रुपए है। ठीक है, अब उसने बहुत सारे लोन्स दे के रखे हैं, इसमें लोन्स जो है 100 करोड़ 70 करोड़ के लोन्स ऐसे हैं जो कि रिस्क वाले हैं, यानी कि देयर आर हाई चांसेस कि बैंक को पैसे वापस नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों चीज का जो 100 करोड़ और 70 करोड़ का रेशियो होगा, इसे हम क्या कहेंगे? कार कहेंगे, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कहेंगे। ठीक है, देन मूविंग ऑन यू हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ कैश क्रेडिट। ठीक है, कैश क्रेडिट क्या होता है? जब बेसिकली एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रॉमिस देता है कि मैं आपको इतना उधार दूंगा, इतना क्रेडिट दूंगा। ठीक है, तो वो क्या होता है? आपका कैश क्रेडिट होता है। लेकिन अब एक मेजर बात क्या है कैश क्रेडिट के अंदर? कि मान लो मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि मैं आपको जो है मैंने आपको प्रॉमिस करके रखा हुआ है कि मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा। राइट, बट आपने सिर्फ 8,000 रुपए लिए हैं। ठीक है, तो जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो उस 8,000 रुपए पे ही चार्ज होगा जो आपने एक्चुअली बोरो किए। ठीक है, 10,000 रुपए पे चार्ज नहीं होगा। ठीक है, कैश क्रेडिट क्या है? एक शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी है जिसके अंदर पे बोरोवर जो है वो विड्रॉ करता है पैसे एक अप्रूव्ड लिमिट तक। ठीक है, यहां पर अप्रूवल कितने का दिया है? 10,000 का दिया है। ठीक है, तो जो सामने वाले व्यक्ति है, बोरोवर है, 10,000 तक पैसे ले सकता है। राइट, लेकिन द इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द अमाउंट एक्चुअली यूज्ड। ठीक है, लिमिट कितने की थी? 10,000 का सैंक्शन आपको हुआ था, आपने सिर्फ 8,000 निकाले। ठीक है,
तो यहाँ पर जो 8,000 जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ 8,000 रुपए पे चार्ज होगा, 10,000 पे चार्ज नहीं होगा। ठीक है ना। आई टोटली अंडरस्टैंड कि जब आप बात करते हो यहाँ पे आईबीपीएस एसओ के एग्जामिनेशन की प्रीलिम्स में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, हमने चीजें टच नहीं की हैं 5 ईयर ऑफ लॉ स्कूल में, एंड उसके बाद भी ना तो इंग्लिश पढ़ी, ना तो रीजनिंग पढ़ी, ना तो जनरल अवेयरनेस पढ़ा। ठीक है, फिर हम जो है अगर लॉ का सिलेबस देखोगे तो उसमें भी 38 सब्जेक्ट्स हैं भाई, इसमें से क्या क्या कवर करना है, कौन सी चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है, राइट। दिमाग ना कंफ्यूज सा हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप आईबीपीएस एसओ की तैयारी कर रहे हो या आपको करियर में गाइडेंस चाहिए या आपको मुझसे कनेक्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा कॉल इस नंबर पे, दैट इज 6363286363 पर। ठीक है, क्यों मैं आपको ये चीज सजेशन दे रहा हूं, बिकॉज हम एलएसी के अंडर पे ऑलरेडी क्रैश कोर्स लॉन्च कर चुके हैं आईबीपीएस एसओ लॉ ऑफिसर एग्जामिनेशन का। तो अगर आप जरा से भी इंटरेस्टेड है, आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इसकी जानकारी जो है इस नंबर पे कॉल करके ले लें, राइट। आपकी कोई भी अगर डाउट्स होंगे आईबीपीएस एसओ से रिलेटेड तो आप उसे भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगर आपको समझना है कि एलईसी आपको क्या क्या प्रोवाइड करेगा, लाइव क्लासेस मिलेंगे, रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे, बहुत सारे मॉक्स मिलेंगे, पीवाईपीज मिलेंगे, वन ऑन वन मेंटरशिप्स मिलेंगे। ठीक है, तो अगर इन सब चीजों में आप इंटरेस्टेड हो, जरा से भी अपनी प्रिपरेशन को लेके सीरियस हो, तो आई वुड हाईली रिकमेंड दैट यू गो एंड कॉल ऑन दिस नंबर 6363286363 पर। ठीक है, कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो रिलेटेड टू आईबीपीएस, एक ही सॉल्यूशन है, कॉल ऑन दिस नंबर। ठीक है, चलो मूविंग फॉरवर्ड, यू हैव सीआरआर। ठीक है, सीआरआर का फुल फॉर्म याद रख लेना, ये होता है आपका कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, अब कैश रिजर्व रेशियो एग्जैक्टली होता क्या है आपका यहाँ पे, तो देखो होता क्या है कि जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं ना, वो उसमें लोग जाके अपने पैसे जमा करते हैं। ठीक है, अब अगर सारे बैंक एक साथ फेल कर जाएंगे ना, तो इकोनॉमी पे बहुत असर पड़ेगा, राइट। लोगों को उनके पैसे वापस नहीं मिलेंगे, तो वो आगे जाके कैसे खर्च करेंगे, राइट। ये बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात हो जाएगी हमारे लिए। ठीक है, तो इसलिए ना आरबीआई मैंडेट करता है कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं, ठीक है, वो क्या करें, एक सीआरआर, एक पर्टिकुलर कैश अमाउंट रिजर्व करके चले आरबीआई के साथ। ठीक है, जबकि आज के टाइम पे आई थिंक 3% है। ठीक है, तो इसी चीज को हम जो है सीआरआर कहते हैं, कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। ठीक है, क्या होता है कैश रिजर्व, बेसिकली एक जो है बैंक का जो भी जितने भी टोटल डिपॉजिट्स हैं उनका कुछ सर्टेन परसेंटेज ना उन्हें कैश फॉर्म में जमा करना पड़ता है आरबीआई के साथ, सेंट्रल बैंक के साथ। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सीआरआर। ठीक है, तो अगर मान लो किसी भी बैंक का जो है 100 करोड़ का डिपॉजिट वो मेंटेन करके रखा हुआ है, ठीक है, तो उसका जो 3% है, ठीक है, 100 करोड़ का जो 3% है यानी कि 3 करोड़ रुपए, वो क्या करेगा बैंक, वो आरबीआई के पास कैश फॉर्म में जमा करवा के रखेगा। इसे ही हम कहते हैं सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, देन चेक। ठीक है, चेक भी क्या है, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, और चेक जो है उसमें क्या होता है, बेसिकली एक सॉर्ट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज ही है वो। ठीक है, जहां पर आप एक स्पेसिफिक बैंक को ऑर्डर देते हो कि भाई बैंक एक पर्टिकुलर व्यक्ति को पैसे प्रोवाइड करो, वो क्या हो जाता है, चेक हो जाता है। ठीक है, अ रिटन इंस्ट्रक्शन बाय एन अकाउंट होल्डर, मैं अकाउंट होल्डर था, मैंने चेकबुक में एक रिटर्न इंस्ट्रक्शन दिया। ठीक है, क्या रिटर्न इंस्ट्रक्शन दिया, मैं अपने बैंक को डायरेक्ट कर रहा हूं, किस चीज के लिए डायरेक्ट कर रहा हूं, टू पे अ स्पेसिफाइड अमाउंट टू अ पर्सन और बेयरर। ठीक है, मैं एक रिटर्न फॉर्म में, ठीक है, चेकबुक यूज करके अपने बैंक को ऑर्डर दे रहा हूं कि भाई 5,000 रुपए जो है हर्ष को पेमेंट दो। ठीक है, तो ये जो है इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाता है मेरा, ये इंस्ट्रूमेंट मेरा चेक हो जाता है। ठीक है, अगेन इफ यू लुक इनटू द डेफिनेशन जो आपकी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में दी हुई है, चेक जो है क्या है, एक फॉर्म ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज है। ठीक है, चलो देन यू हैव कोलैटरल। ठीक है, अब देखो आप जब भी कोई लोन लेते हो ना बैंक से, तो बैंक आपको ऐसे नहीं देता है कि आओ भाई लोन ले लो मैं दे दूंगा फ्री में। ठीक है, ऐसा नहीं करता बैंक। ठीक है, बैंक को एक पर्टिकुलर एसेट ना आपसे सिक्योरिटी के तौर पे रखाता है। ठीक है, तो आप सिक्योरिटी के तौर पे जो भी एसेट्स बैंक के पास रखवाते हो, ठीक है, लोन लेने के लिए, उस एसेट को हम क्या कहते हैं, कोलैटरल कहते हैं। ठीक है, मैं बैंक से जो है एक लोन लेके रखा हूं, लोन के बदले में बैंक को एक एसेट के तौर पे, कोलैटरल के तौर पे एक बेसिकली गारंटी दे के रखा हूं कि मैं आपका लोन पे कर दूंगा, अगर नहीं भी कर पाऊंगा तो मैं ये जो जमीन रखी हुई इसे बेच के लोन पे ऑफ कर लूंगा। ठीक है, तो ये जमीन क्या बन गई, उस डेट के बदले कोलैटरल बन गई मेरी। ठीक है, तो कोलैटरल क्या है, एक एसेट है जो बोरोवर प्लेज करता है। ठीक है, कोलैटरल क्या है, एक एसेट है जो बोरोवर प्लेज करता है लेंडर को एक लोन की सिक्योरिटी के तौर पे। ठीक है, मैंने बैंक से पैसे लिए, ठीक है, मैंने बैंक से बोरोइंग ली और साथ में एक प्लेज किया कि भाई ये मेरी जो लैंड है, ठीक है, ये क्या है, ये जो है मैं आपको प्लेज करता हूं इस लोन की पेमेंट के लिए। तो इनकेस अगर मैं इस लोन की पेमेंट नहीं कर पाता हूं, ठीक है, अगर बोरोवर जो है वो डिफॉल्ट कर जाता है, तो जो लेंडर है इस कोलैटरल को ले सकता है अपनी कस्टडी में, सेल आउट कर सकता है अपने पैसे रिकवर करने के लिए। ठीक है,
तो ऐसे एसेट को हम क्या कहते हैं, कोलैटरल कहते हैं, ठीक है। चलो नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट एक और बात, और इफ यू वांट टू एक्सेस दिस पीडीएफ, आपको क्या करना पड़ेगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आप टेलीग्राम चैनल के अंदर पे जाएंगे, टेलीग्राम चैनल के अंदर पे ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको डिटेल स्टडी करनी है, अच्छे से एक एक लाइन पढ़नी है, एग्जाम्पल्स देखने हैं, तो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल के अंदर, ठीक है। चलो मूविंग फॉरवर्ड, यू हैव डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है। डिमांड ड्राफ्ट ना अगेन एक टाइप का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, अगेन बट दिस इज अ सॉर्ट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर कवर नहीं होता है, ठीक है। अब डिमांड ड्राफ्ट बेसिकली क्या होता है, एक प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। मैं गया, मैं बैंक को पैसे दिया, उनसे एक डिमांड ड्राफ्ट लिया, ठीक है, 500 का मैंने डिमांड ड्राफ्ट बनवाया। अब ये डिमांड ड्राफ्ट मैं अपने दोस्त हर्ष को दे देता हूं, ठीक है। हर्ष बैंक से जाके इस डिमांड ड्राफ्ट को सबमिट करके 500 रुपए ले सकता है, ठीक है। यही आपका डिमांड ड्राफ्ट होता है, ठीक है। डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है, एक प्रीपेड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है और कैसा होता है, प्रीपेड होता है। मैं ऑलरेडी बैंक में जाके 500 रुपए जमा करके एक डिमांड ड्राफ्ट लिया था, यानी कि डिमांड ड्राफ्ट जो है मुझे पेमेंट के बदले पे मिला हुआ है, ठीक है। इशूड बाय अ बैंक, कौन इशू करता है, बैंक इशू करता है। दैट एश्योर्स पेमेंट टू द पे, ठीक है, जो पे को पेमेंट एश्योर करने का काम करता है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, डिमांड ड्राफ्ट कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम आते हैं डीआईसीजीसी पे, ठीक है। डीआईसीजीसी की अगर आप बात करोगे ना, तो इसका फुल फॉर्म याद रखना क्या है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ठीक है। अब ये जो कॉर्पोरेशन है वो बेसिकली क्या गारंटी करता है यहाँ पे, कि एक सर्टन टाइम, एक सर्टन प्रेस्क्राइब्ड लिमिट तक सर्टन बैंक्स के लोग जो हैं, इवन इफ द बैंक डिफॉल्ट कर जाता है, ठीक है, तो एक सर्टन प्रेस्क्राइब लिमिट तक इनका जो भी डिपॉजिट था वो रिकवर कर सके, इस चीज को देखने का जो है जिम्मेदारी किसका रहता है, इसका रहता है डीआईसीजीसी का रहता है, ठीक है। इट इंश्योर्स एलिजिबल बैंक डिपॉजिट्स अप टू द प्रेस्क्राइब लिमिट पर डिपॉजिटर पर बैंक। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम टर्म, यस एग्जाम टर्म तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फुल फॉर्म याद रख लेना यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली ये कॉर्पोरेशन क्या इंश्योर करती है कि सर्टन जो डिपॉजिटर्स हैं वो पर डिपॉजिटर पर बैंक के अकॉर्डिंग जो है एक सर्टन अपना डिपॉजिट जो है रिक्लेम कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं इन क्लेम द बैंक डिफॉल्ट्स, ठीक है। चलो देन मूविंग फॉरवर्ड यू हैव डिमांड लाइबिलिटीज, ठीक है। अब देखो बैंक के अगर सर्टन राइट्स हैं तो ड्यूटीज भी होंगी, लाइबिलिटीज भी होंगी, ठीक है। तो बैंक की ऐसी लाइबिलिटीज जो उन्हें पूरा करना पड़ेगा जब कोई सामने वाले व्यक्ति डिमांड कर रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिमांड लाइबिलिटीज कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लो एक कोई बैंक है, ठीक है, बैंक के सामने कोई डिपॉजिटर आता है, बोलता है कि लाओ भाई मैं अपने अकाउंट से 50,000 रुपए विदड्रॉ करना चाहता हूं, तो ये बैंक की लाइबिलिटी उस 50,000 रुपए को देना, ठीक है। तो यही चीज बैंक की डिमांड लाइबिलिटी हो जाती है। कोई सामने वाले व्यक्ति आ रहा है चेक लेके, बोल रहा है कि भाई इस पर्टिकुलर अकाउंट से आपको 20,000 रुपए निकाल के देने, तो बैंक को देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये लाइबिलिटीज जो बैंक को फुलफिल करनी होती है जब सामने वाला व्यक्ति डिमांड कर रहा हो, उन्हें क्या कहते हैं, हम डिमांड लाइबिलिटीज कहते हैं, ठीक है। लाइबिलिटीज पेएबल ऑन डिमांड, ठीक है, लाइबिलिटीज जो कि बैंक पे करेगा या फुलफिल करेगा डिमांड पे, ठीक है। जैसे कोई करंट अकाउंट डिपॉजिट हो गया या डिमांड ड्राफ्ट पेएबल हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाती है, आपकी डिमांड लाइबिलिटी हो जाती है, ठीक है। देन डेप्रिसिएशन, ओके। अब देखो डेप्रिसिएशन ना बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है समझने के लिए, ठीक है। डेप्रिसिएशन एग्जैक्टली क्या होता है, ओवर टाइम सर्टेन एसेट्स जो होते हैं उनकी वैल्यू जो है दिन ब दिन कम होते जाती है, उसी को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, ठीक है। आज मैंने कार खरीदी 10 लाख की, क्या 10 साल बाद भी वो 10 लाख की रहेगी, नहीं, उसकी वैल्यू ड्रॉप हो जाएगी, राइट। तो यही एसेट की वैल्यू में ड्रॉप को ही हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं, ठीक है। डेप्रिसिएशन इज द डिक्रीज इन एसेट्स वैल्यू ओवर टाइम ड्यू टू वेयर एंड टियर और ड्रॉप इन करेंसीज वैल्यू, ठीक है। किसी भी एसेट का जो ग्रेजुअल डिक्रीज इन वैल्यू है वेयर एंड टियर के कारण, ठीक है, या हम कहें कि करेंसी कंट्री की करेंसी के कारण, तो उसे हम क्या कहेंगे, डेप्रिसिएशन कहेंगे, ठीक है। डेप्रिसिएशन को उल्टा ना आपका अप्रिसिएशन होता है, ठीक है। मैंने कोई लैंड खरीदी, आज 5 लाख की है, 10 साल बाद जो है वो 20 लाख की हो गई, ठीक है। तो यहां पर क्या देखेंगे कि मेरे पास एक एसेट था, उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई, तो इस फिनोमिना को हम क्या कहेंगे, इस फिनोमिना को हम एप्रिसिएशन कहेंगे, ठीक है। देन ईएमआई, ईएमआई बहुत ज्यादा फेमस टर्म है, ठीक है। ईएमआई का फुल फॉर्म याद रख लो, क्या होता है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। तो आज के टाइम पे कोई लोन लिया जाता है तो उसका पेमेंट क्या होता है, ग्रेजुअली होता है, छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट्स के फॉर्म में होता है। एंड इंस्टॉलमेंट्स कैसे होते हैं कि हम इन इंस्टॉलमेंट्स के साथ प्रिंसिपल भी पे ऑफ करते हैं, इंटरेस्ट भी पे ऑफ करते हैं, ठीक है। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, ईएमआई कहते हैं, ठीक है। ईएमआई क्या है, एक फिक्स्ड मंथली पेमेंट है, ठीक है, जो बोरोवर रीपे करता है किसी भी लोन के को वापस करने के लिए। अब यहाँ जब आप ग्रेजुअल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हो ना, तो इस पे आप जो है प्रिंसिपल भी कवर करते हो, इंटरेस्ट भी कवर करते हो, ठीक है। इसी इंस्टॉलमेंट्स को हम क्या कहते हैं, ईएमआई कहते हैं, ओके।
देन कम टू 19 बात करते हैं ई बैंकिंग की, ठीक है। अब बैंक की सर्टेन सर्विसेज होती हैं, डिपॉजिट लेना, डिपॉजिट वापस करना, चेक कलेक्ट करना, चेक के पैसे वापस करना, ठीक है। दूसरे व्यक्तियों को, दूसरे लोगों को लेंडिंग करना, ठीक है। ये सब क्या काम है? बैंक का काम है, ठीक है। जब इन्हीं बैंकिंग सर्विसेज को आप इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स के थ्रू एक्सेस करते हो, जैसे मोबाइल, इंटरनेट या एटीएम, ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? ई बैंकिंग या इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग कहते हैं, ठीक है। बैंकिंग सर्विस जो डिलीवर की जाती है इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स के थ्रू, जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग या एटीएम्स, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग कहते हैं, ठीक है। देन मूविंग फॉरवर्ड यू हैव ECS, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, ठीक है। अब देखो कुछ ऐसी चीजें होती है ना बैंकिंग सेक्टर में जो बहुत ज्यादा रिपीटेटिव होती हैं, ठीक है। तो कोई ह्यूमन या तो उन्हें रेगुलरली बैठ के करे या उस चीज को ऑटोमेटिक कर दे हम, ठीक है। जैसे मान लो कोई बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्हें अपने 3,000 एम्प्लॉइज को पैसे प्रोवाइड करने हैं, तो क्या कोई व्यक्ति पीछे बैठेगा और वो एक एक को फोन पे करेगा? नहीं, सबकी सैलरी एक साथ क्रेडिट होती है, ठीक है। ये सारी प्रोसेस जो है वो ऑटोमेटेड होती है आज के टाइम पे, ओके। तो वो होती है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक मोड होता है जो कि हम बल्क एंड रिपीटेटिव ट्रांजैक्शंस के लिए यूज करते हैं, जैसे कि सैलरी क्रेडिट करना, पेंशन क्रेडिट करना है, कंपनी में डिविडेंड्स क्रेडिट करना, ठीक है। तो जो ऑटोमेटेड तरीका है इन सब चीजों को, काम को करने का, उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या है कि जो भी क्लियरेंस देना है सैलरी को, पेंशन को, वो मैनुअली ना करने के बजाय हम क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक वे में कर रहे हैं। इसी को क्या कहेंगे? ECS या इलेक्ट्रॉनिक सर्विस, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस कहेंगे, ठीक है। देन हम आते हैं अब 21 में एनकम्बरेंस में, ठीक है। अब देखो अगर बैंक के पास कोई भी प्रॉपर्टी एसेट आ रहा है, कोलैटरल के तौर पे आ रहा है, ठीक है, अब उसमें ऑलरेडी किसी और व्यक्ति के राइट्स या लायबिलिटीज निहित है, तो उसको हम क्या मानेंगे कि उस पर्टिकुलर एसेट पे क्या है? एनकम्बरेंस है, ठीक है। लीगल लायबिलिटी और क्लेम ऑन एन एसेट ऑफर्ड सिक्योरिटी, ठीक है। आप बैंक को या किसी और व्यक्ति को एक कोई पर्टिकुलर एसेट जो है सिक्योरिटी के तौर पे ऑफर कर रहे हो, ठीक है। लेकिन उस जो भी आप एसेट को ऑफर कर रहे हो उसमें ऑलरेडी एक लीगल लायबिलिटी या किसी और का क्लेम है, तो ये माना जाएगा उस सिक्योरिटी पे क्या, उस कोलैटरल पे क्या है? एक एनकम्बरेंस है, ठीक है। मान लो मैं बैंक से लोन लेता हूं, ठीक है, बैंक को कोलैटरल के तौर पे अपनी एक जमीन रखवाता हूं, ठीक है। लेकिन ये जो जमीन है ना, ये बैंक को कोलैटरल पे रखवाने के पहले ही मैं हर्ष से उधारी लेके रखा था, एंड बेसिकली हर्ष को ये प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके रखा था, राइट। तो इस प्रॉपर्टी के ऊपर ऑलरेडी एक लाइबिलिटी है कि अगर मैं हर्ष को पे नहीं कर पाऊंगा तो मुझे हर्ष जो है राइट रखेगा इस प्रॉपर्टी को बेच के पैसे रिकवर करने की, राइट। बाद में इसी प्रॉपर्टी को मैं बैंक को कोलैटरल के तौर पे दे देता हूं, राइट। तो जब ये बैंक के पास जाएगी तो हम ये मानेंगे कि ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी जो है इसके ऊपर एक एनकम्बरेंस है, ये प्रॉपर्टी जो है ये एनकम्बर्ड है, ठीक है। तो यही चीज होती है आपकी एनकम्बरेंस, ओके। अगर आप किसी भी एक एसेट को सिक्योरिटी के तौर पे दे रहे हो, ठीक है, लेकिन ऑलरेडी उस प्रॉपर्टी पे कोई लीगल लायबिलिटी एग्जिस्ट करती है, तो ये माना जाएगा कि उसके ऊपर एक एनकम्बरेंस है, ठीक है। तो आई होप वट एवर टर्म्स दैट वी हैव डिस्कस्ड इज क्लियर टू यू ऑल, ठीक है। पार्ट 2 में हम आगे जो है 20 टर्म्स और डिस्कस करने वाले हैं, तो स्टिक विद अस फॉर दैट, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू वांट टू कनेक्ट विद अ कम्युनिटी ऑफ लाइक माइंडेड पीपल जो आपकी तरह सोचते हैं, एंड यू वांट टू कनेक्ट विद अदर पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द IBPS SO लॉ ऑफिसर एग्जामिनेशन, आप हमें रीच आउट कर सकते हैं या कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, इंस्टाग्राम चैनल पे या यूट्यूब चैनल पे, राइट। एंड अगेन अगर आप IBPS SO की प्रॉपर सॉलिड वाली तैयारी करना चाहते हैं तो आई वुड हाईली रिकमेंड हमारे पोर्टल पे जाके कोर्सेज चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। आपको डिलीवरेबल्स बहुत सॉलिड मिलेंगे, लाइव क्लासेस मिलेंगी, आपको यहाँ पर मिलेगा रिकॉर्डेड सेशंस मिलेगा, आपको यहाँ पर मॉक्स मिलेगा, मॉक्स का एनालिसिस मिलेगा, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ आवर कोर्सेज एंड इन जनरल अगर आपको थोड़ी काउंसलिंग की जरूरत है, IBPS क्या है, कैसा है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, what you need to do is you need to go and call on this number that is 6363286363 पर, या आप जो है हमें मेल कर सकते हैं support@toprankers.com पे। once you do it our team is going to reach out to you, right? So if you want to prepare for IBPS SO properly, this is the way to go, right? थैंक यू गाइस, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको लगता है कि आपकी कोई क्वेरीज है या आपको कोई सजेशन है कि इन फ्यूचर हमें IBPS SO के एग्जामिनेशन के लिए क्या क्या चीज और कवर करनी चाहिए, सो डू लेट अस नो, ऑलराइट। थैंक यू।